गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। आज हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल के करंट अफेयर को। और सबसे पहले हम अपने डेली के मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए, केवल आप ही अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी सिर्फ आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं उसको अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने स्वभाव से बदल सकते हैं, है ना। तो इसी विषय पर बात करते हुए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, यानी अपने भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए, अपने भविष्य को सफल बनाने के लिए मेहनत करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे। आज के दिन हम वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सबको अच्छे से पता है कि 22 अप्रैल को ही अर्थ डे सेलिब्रेट करा जाता है ना। तो इस बार 53 नंबर का एडिशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से 2023 के लिए जो डे या जो थीम डिसाइड की गई है वो क्या है? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट के साथ में इस डे को सेलिब्रेट करा जाएगा। सबसे पहले 1970 में 22 अप्रैल को ये डे मनाया गया था, यानी पृथ्वी दिवस मनाया गया था। और इसका विचार, ये जो थॉट है वो कहाँ से आया था? तो एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे और पर्यावरणविद थे, जिनका नाम था गेलॉर्ड नेल्सन। उनके द्वारा ये विचार आया था और इसी के बाद से ही, यानी 1917 में 22 अप्रैल को पहली बार अर्थ डे मनाया गया था और उसके बाद से ही हर साल अर्थ डे को मनाया जाने लगा था। ठीक है। और आज ईद है, तो ईद की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हम अभी किस नंबर का एडिशन मना रहे हैं अर्थ डे का? तो 53 नंबर का एडिशन हम मना रहे हैं अर्थ डे का, ठीक है ना। जो अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिसाइड करी जाती है और इसी ने ही इसकी थीम भी डिसाइड करी है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर को नियुक्त किया है। और वो कौन है? तो वो है कैजाद भरूचा। यानी कैजाद भरूचा को डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए एचडीएफसी बैंक की तरफ से चुना गया है। और साथ में ही एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ है उनको भी नियुक्त किया गया है। और उनका नाम क्या है? तो भावेश झावेरी। और मैं आपको बता दूं कि जो कैजाद भरूचा हैं वो 3 साल के लिए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं रावन विल्सन। यानी न्यूयॉर्क में पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं रावन विल्सन। और ये जो है, मैं आपको बता दूं कि ये 2017 से ही जो न्यूयॉर्क की कोर्ट थी उसमें कोर्ट ऑफ अपील में एसोसिएटेड न्यायाधीश के पद पर काम कर रहे थे। और अब इनको इस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है सीनेट के द्वारा। महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने दिसंबर 2022 में दिव्यांग विभाग की स्थापना करी थी। ये जो विभाग है स्पेशली दिव्यांग लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा था, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि जो इसकी गवर्नमेंट में, यानी कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन में 4% आरक्षण की घोषणा करी गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। सोनम वांगचुक के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन है एक, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद ढोलकिया है। इनकी माँ का नाम है संतो कबा ढोलकिया। तो इनकी स्मृति में ही इस फाउंडेशन की तरफ से, यानी श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन की तरफ से संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस बार का जो पुरस्कार है वो सोनम वांगचुक को दिया जा रहा है। और ये जो अवार्ड है वो स्पेशली एजुकेटर्स को, और स्पेशली जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, जो नए विचार को लेकर आते हैं, इंजीनियर के फील्ड में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। अच्छा, इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो सोनम वांगचुक है वो एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के के संस्थापक भी हैं और उसके डायरेक्टर भी हैं। यानी इसकी स्थापना भी इन्होंने करी है और इसके डायरेक्टर भी सोनम वांगचुक जी ही हैं। देखिए, इसके पहले जो संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार है ये किसको दिया गया था?
तो ये पुरस्कार दिया गया था टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को दिया जा चुका है, इसरो चेयरमैन के एएस किरण कुमार को दिया जा चुका है, और जो इन्फोसिस फाउंडेशन चेयरपर्सन है सुधा मूर्ति, उनको भी दिया जा चुका है। अब हम सोनम वांगचुक जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक जी के बारे में बात करें तो स्पेशली ये आइस स्टूपा तकनीक के निर्माता है, यानी एक ऐसी तकनीक है बनाई है इन्होंने जो ऐसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जाएंगे, और उसके माध्यम से आर्टिफिशियल ग्लेशियर के माध्यम से ही जो सर्दियों का जो टाइम होता है, जो ठंडी का टाइम होता है, उसमें पानी को स्टोर करने का काम किया जाएगा। तो इस तरीके की तकनीक को विकसित करा है जिसका नाम है आइस स्टूपा तकनीक, जो सोनम वांगचुक जी के द्वारा विकसित करा गया है। स्पेशली लद्दाख में जल संकट हो जाता है, जल की समस्या हो जाती है, तो इससे निपटने के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने ऐसा कैंपस बनाया है जिसका नाम है SECMOL। ये कैंपस ऐसा है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर चलता है, यानी यहाँ पर जो हम फॉसिल ईंधन का प्रयोग करते हैं, जो बिजली का प्रयोग करते हैं, उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। जितने जितने भी क्रियाएं हैं वो सारी सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित होती हैं। तो मतलब इनका जो आप काम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए इनको प्रेस्टिजियस संतो कबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। किसको? सोनम वांगचुक जी को। एक न्यूज जो मेघालय से रिलेट करती है, मेघालय की राजधानी क्या है? तो शिलोंग है, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है। वहां पर पोलो के लिए एक स्टेडियम है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, है ना। तो अब इस स्टेडियम को क्या करा जा रहा है, इसको थोड़ा सा और नवीनीकरण किया जा रहा है, इसको थोड़ा और बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर बास्केटबॉल, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल जैसे खेल हैं वो भी हो सके, और साथ में इस मैदान को बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से एक स्टेडियम के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा, बनाया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर इंटरनेशनल जो फील्ड आयोजन है वो करवाए जा सके। मेघालय के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि हम सबको पता है कि भारत का जो पूर्वोत्तर में जो हिस्सा है, वहां पर जो 7 सिस्टर्स है उसमें से मेघालय आपको देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? असम राज्य से 2 जिले अलग हुए थे 21 जनवरी 1972 को, और उसी समय मेघालय की स्थापना करी गई थी। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और शिलोंग ही यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पर आपको गारो, खासी और जैंतिया जो जनजातियां हैं वो देखने को मिल जाएंगी, और काफी जो फेमस जनजातियां हैं भारत की वो है ये गारो, खासी और जैंतिया। और साथ में ही यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। मेघालय विधानसभा में जो सीटें हैं वो कितनी है? तो 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें यहाँ से जाती हैं। यहाँ की एक नदी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोपिली, और झील है उमियम झील, है ना। और यहाँ के जो उत्सव हैं, देखो उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो फेस्टिवल होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, स्पेशली जो पूर्वोत्तर भारत है उसके फेस्टिवल तो जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर अहया, वांगला और साथ में नोंग क्रेम नृत्य यहाँ का प्रमुख महोत्सव है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी, बाघ मारा पिक्चर प्लांट वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसके अलावा नोंग खिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सीजू पक्षी यानी बर्ड सेंचुरी है एक जिसका नाम है सीजू। यानी ये 3 चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्यूबा के बारे में। क्यूबा क्या है? क्यूबा एक देश है, और क्यूबा ने अपना राष्ट्रपति नियुक्त किया है दोबारा से मिगुएल डियाज कैनल को। पीपुल्स पावर की नेशनल असेंबली के द्वारा मिगुएल डियाज कैनल को दूसरी बार 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनाया गया है, और उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो सल्वाडोर वाल्डेस मेसा को। क्यूबा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्यूबा को डायग्राम में, तो देखिए क्यूबा जो है स्पेशली एक कैरेबियाई सागर में स्थित एक द्वीप है ना, एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी क्या है? तो हवाना यहाँ की राजधानी है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर आपको देखने को मिलेगा सेंटियागो डे, है ना। और मुद्रा यहाँ पर क्यूबियन पेसो है। प्रधानमंत्री मैनुअल मारेरो क्रूज है, और राष्ट्रपति जैसा कि चुने गए हैं मिगुएल डियाज कैनल ट्रेंडिंग है, और आधिकारिक भाषा यहाँ पर स्पेनिश हमें देखने को मिलेगी।
अबू धाबी के बारे में बात कर रहे हैं। अबू धाबी, जैसा कि हम सबको पता है कि जो यूएई है उसकी राजधानी है अबू धाबी। तो अबू धाबी में जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है यानी एआईबी है, वो अपना पहला विदेशी कार्यालय खोल रहा है। हम सबको पता है कि जो एआईबी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो चाइना के बीजिंग में है। स्पेशली ये बैंक किस लिए जाना जाता है, ये बैंक किसी पर्टिकुलर स्थान के विकास के लिए, जो सतत विकास की योजनाएं हैं उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करवाता है ना। तो एक तरीके से मतलब बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसके लिए ये जाना जाता है बैंक, यानी जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईबी। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करता है। इसकी स्थापना 2016 में करी गई थी, है ना। और इसके साथ अभी आज के टाइम में इसके 100 से अधिक सदस्य देश हमें देखने को मिल जाएंगे। यूएई की राजधानी अबू धाबी। ओके, तो स्पेशली जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये किस सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए क्या करता है, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है एआईआईबी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बारे में बात कर रहे हैं। यूएई की यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जब एशिया का मैप देखेंगे आप और पश्चिमी एशिया का मैप देखेंगे स्पेशली, तो वहां पर आपको यूएई दिख जाएगा जो बॉर्डर शेयर कर रहा है ईरान से, सऊदी अरेबिया से और साथ में ओमान से, और फारस की खाड़ी भी जो है इससे सटी हुई है। यहाँ की राजधानी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अबू धाबी है। दुबई यहाँ का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में भी हम दुबई को जानते हैं। यहाँ की आधिकारिक जो धर्म है, यहाँ का राजनयिक धर्म क्या है, इस्लाम धर्म है। और यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की भाषा आपको अरबी भाषा देखने को मिलेगी। और साथ में राष्ट्रपति या क्राउन प्रिंस कौन है, तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और मंसूर अल जायद अल नहयान है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने नागालैंड को अपना पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सत्र है ये स्टार्ट हो जाएगा 2023 और 24 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एमबीबीएस के लिए 100 सीटें हैं, जिसमें से 85 जो नागालैंड है उसके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हैं, और 15% जो सीटें हैं वो दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के लिए हैं। नागालैंड के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे देश का जो 7 सिस्टर्स है उसमें से आता है नागालैंड। इसका गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था और म्यांमार से इसकी सीमा जो है लगती है। राजधानी कोहिमा है। भाषा यहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है। नदियां बहुत सारी हैं, जिसमें कोहिना और जो तुएंग सांग है, ये नदी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। त्योहार यहाँ पर देखो, त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं किसी भी स्टेट के बारे में आपको बता रही हूँ तो उस स्टेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आप ये जान लीजिए कि वो वहाँ के फेस्टिवल हैं। तो वो फेस्टिवल आप जरूर याद रखिए। तो यहाँ पे जो दो त्योहार हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कई सारे एग्जाम में आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया ही आया है। और स्पेशली जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसके बारे में तो जरूर पूछा जाता है। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में ही मनाया जाता है, और द मोत्सो मोंग फेस्टिवल ये भी यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इंटिंकी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, फकीम, और साथ में ही फुली बैज, और तीसरा है यहाँ पर रंग पहाड़ आरक्षित वन। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों के लिए एक एक सीटें यहाँ से जानती हैं। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में चुने गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मुख्यमंत्री यहाँ पर है निफ्यू रियो, और राष्ट्रपति लाल गणेशन जी हैं। आधिकारिक पक्षी यहाँ पर ब्लीथ का टैग्रोपेन, आधिकारिक पशु घायल, और आधिकारिक फूल हमने कई बार पढ़ा है तो रोडोडेंड्रोन और वेरियम है। विधानसभा में जो नागालैंड विधानसभा है वहां पर 60 सीटें हैं, और कुल जिले यहाँ पर 16 हैं। और सबसे बड़ा शहर यहाँ का कौन सा है, तो दीमापुर है। जी, अब हम बात कर रहे हैं शैली सिंह के बारे में। शैली सिंह कौन है, शैली सिंह जो है लॉन्ग जंप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये लॉन्ग जंप इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4
में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है जो बेंगलुरु में आयोजित करा गया था। और साथ में ही इन्होंने 6.76 मीटर का जो लॉन्ग जंप है वो करा है और इसमें एक रिकॉर्ड बनाया है और अभी ये एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। इनकी आइडियल थी अंजू बॉबी जॉर्ज, जिनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, जो लॉन्ग जंप में जिनका रिकॉर्ड है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद ये दूसरी ऐसी महिला खिलाड़ी हो गई हैं लॉन्ग जंप के लिए जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। देखिए अब हम बात करें पीएफसी के बारे में। पीएफसी कौन है? तो पीएफसी मतलब है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो बिजली प्रबंधन का काम देखती है ना। तो इसने एक टाई अप करा है। किस लिए टाई अप करा है वो देख लेते हैं। टाई अप करा गया है जेंसोल इंजीनियरिंग से 663 करोड़ रुपए का। और ये जो टाई अप करा गया है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए किया गया है और 663 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दे दी है पीएफसी ने जेंसोल इंजीनियरिंग को। अब इसके लिए क्या किया जाएगा? तो जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो 5000 जो यात्री इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो 5000 यात्री इलेक्ट्रॉनिक वाहन और 1000 कार्गो ईवी की खरीद के लिए जेंसोल इंजीनियरिंग को 663 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में बात हो रही है और हम सबको पता भी है कि ये इको फ्रेंडली होते हैं। इससे CO2 यानी कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो कम हो जाता है। इसके लिए ही ये जो ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है पीएफसी की तरफ से। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो बिजली प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कंपनी है ये, और साथ में इसकी स्थापना 1986 को करी गई थी। इसकी ऑनरशिप मिली है मिनिस्ट्री ऑफ पावर को और साथ में ही ये नवरत्न कंपनी थी 12 अक्टूबर 2021 से पहले। इसके बाद ये महारत्न कंपनी बन गई। अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकों पर अनुसंधान करने के लिए एक समझौता किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड और CSIR के बीच में। स्पेशली ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास किया जाएगा, ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी दोनों के बीच में, जो ऊर्जा की जो कैपेसिटी है, ऊर्जा की जो सुरक्षा है, उसको ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। अच्छा, इसका जो लक्ष्य क्या है? ये जो समझौता किया गया है स्पेशली हमारे जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जो सरकारी इनिशिएटिव चल रहे हैं, उसमें ऊर्जा की सुरक्षा को ज्यादा से ज्यादा बचाने के लिए काम किया जाएगा। CSIR एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको हम ऑयल भी कहते हैं, साइंड एन MOU टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च इन एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर एनर्जी सिक्योरिटीज। ओके है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको हम बोलते हैं CSIR, इसके संस्थापक कौन है? हमने कुछ दिन पहले ही बात करा था इसके बारे में। इसके संस्थापक हैं शांति स्वरूप भटनागर और अर्कुट रामासामी मुदलियार। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसका अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वही होता है। तो इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आदर्श वाक्य इसका क्या है? तो CSIR द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया। मूल संस्था इसकी क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 को करी गई थी। इसका जो कॉर्पोरेट कार्यालय है वो आपको नोएडा में देखने को मिलेगा और जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है या इसका जो फील्ड हेडक्वार्टर है वो दुलियाजान में देखने को मिलेगा। इसके अध्यक्ष और MD कौन है? तो डॉक्टर रंजीत रथ है। असम और जो अरुणाचल प्रदेश है, उन दोनों राज्यों में सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। यानी जो उनकी सीमाएं जो आपस में ये साझा करते हैं उनके लिए हमेशा जो है विवाद होता रहता है। और एक रिट भी इन्होंने दायर करी थी, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। तो इन दोनों राज्यों के बीच में सीमाओं को सुलझाने के लिए ही असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने समझौता कर लिया है और समझौते पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। इस समझौते पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू हैं। इन दोनों के द्वारा नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे हैं अमित शाह जी, उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों राज्यों के बीच में 123 गांवों को लेकर विवाद था, जिसके ऊपर इन्होंने ये बोल दिया है कि अब ये किसी भी तरीके का विवाद नहीं चाहते हैं और जो भी डिसाइड होगा, यानी जो सर्वे कराया जाएगा और सर्वे कराने के बाद में जो भी एरिया इन दोनों राज्यों के को मिलेगा वो उसको चुपचाप जो है स्वीकार
कर लेंगे, यानी भविष्य में इस तरीके की कोई भी घटना नहीं होगी मनमुटाव से रिलेटेड। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण करवाया जाएगा और उसके बाद जो भी डिसाइड किया जाएगा, जो भी राज्य की सीमाएं निर्धारित करी जाएंगी उसको ये स्वीकार कर लेंगे। इस विषय पर समझौता करा गया है इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी, उनकी उपस्थिति में। On 20 April, Assam and Arunachal Pradesh have signed an agreement to settle the interstate border dispute between the two states. Okay है। देखिए अब हम बात करते हैं कि जो असम और अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा विवाद को किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में, जैसा कि आप पहले तो डायग्राम को देख लो, अच्छे से डायग्राम को देख लोगे तो काफी चीजें अपने आप से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1987 को अरुणाचल प्रदेश एक राज्य बना था। जब ये राज्य बना था तो इसके बाद यहाँ के कुछ आदिवासी निवासी थे, आदिवासी समुदाय थे, जो अरुणाचल प्रदेश का कहना है कि उनकी जमीनें आसाम में चली गई थी। और साथ में ही आसाम और अरुणाचल प्रदेश 804 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में ही। जब ये विवाद स्टार्ट हुआ तो अरुणाचल प्रदेश ने आसाम से बोला कि हमारे जो पहाड़ी आदिवासी समुदाय हैं उनकी जमीनें आपके चली गई हैं, आप में चली गई हैं, तो वो आप एक काम करिए, हमें वापस कर दीजिए। आसाम ने इस बात को सीधे इनकार कर दिया, इस बात को माना ही नहीं। तो इसके बाद से जो ये मामला है वो कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। विवाद क्या है, विवाद देख लेते हैं। तो आसाम का जो 1000 वर्ग किलोमीटर का जो मैदानी क्षेत्र है उसको अरुणाचल प्रदेश कहता है कि ये हमारा है ना। और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले हैं, दरांग, धेमाजी और जोनोई जिला, उसको आसाम कहता है कि ये हमारा है। यही विवाद था जिसको सुलझाने के लिए इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में समझौता किया गया है अमित शाह की उपस्थिति में। देखिए अब हम बात कर रहे हैं हुरन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के बारे में। वो जारी करा गया है, हुरन की तरफ से जारी किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत अमेरिका और चाइना के बाद यूनिकॉर्न की संख्या में दुनिया का तीसरा देश बन गया है। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चाइना है और थर्ड नंबर पे अब भारत बन गया है। भारत की जो यूनिकॉर्न है उसमें नंबर फर्स्ट पे बाइजस आता है, नंबर सेकंड पे स्विगी आता है और नंबर थर्ड पर आता है ट्रैवल स्ट्रे फाइंडर ड्रीम, जो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अच्छा, अगर यूनिकॉर्न के बारे में बात करें तो भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं, तो भारत में 138 यूनिकॉर्न है। और इसी तरीके से अमेरिका में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, कितनी उनकी संख्या कितनी है, तो 666 यूनिकॉर्न है अमेरिका में। इसके बाद चाइना जो सेकंड पोजीशन पर है उसके पास 316 यूनिकॉर्न है, 316 है। और भारत के पास 138 यूनिकॉर्न हैं। अब हम बात कर रहे हैं दीपिका मिश्रा के बारे में। दीपिका मिश्रा कौन है, तो हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर हैं दीपिका मिश्रा। इनको वायुसेना पदक, यानी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से फर्स्ट वुमेन आईएएफ ऑफिसर हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, वो दीपिका मिश्रा जी बन गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली का जो वायुसेना सभागार है सुब्रतो पार्क, वहां पर एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा दिया गया है। और इस अवसर पर 13 अधिकारियों और वायु योद्धाओं को वायुसेना पदक दिया गया है गैलेंट्री के लिए। और 13 अधिकारियों को वायुसेना पदक और साथ में 30 विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए गए हैं वायुसेना योद्धाओं को। किसके द्वारा, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा। और इसी समय पर जो विंग कमांडर है दीपिका मिश्रा, उनको भी गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। On 20 April, Wing Commander Deepika Mishra became the first woman officer of the Indian Air Force to receive a gallantry award. देखो, जो काम पहली बार होता है वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ये पहली बार अवार्ड दिया गया है किसी महिला को, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एयर हेडक्वार्टर या वायु भवन जिसको हम बोलते हैं, जो नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर 3 दिन तक इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस चला है। और साथ में ही इसकी जो थीम है वो क्या डिसाइड करी गई है, तो बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। और साथ में ही बीते वर्ष में और आने वाले भविष्य में
किस तरीके की प्रगति वायुसेना करेगा, इसके विषय में विचार विमर्श करा गया है। और इस समय जो हमारे देश के CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS का मतलब क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वो भी मौजूद थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बात करें, यानी CDS के बारे में बात करें तो वो कौन है, तो जनरल अनिल चौहान है। चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है, तो BR चौधरी हैं। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है, तो जनरल मनोज पांडे हैं। और चीफ ऑफ इंडियन नेवी है तो वो कौन है, तो एडमिरल R हरि कुमार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। देखिए, हेलेनिक वायुसेना की तरफ से एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जिसका नाम है इनियोजोस 2023, इसका आयोजन किया जा रहा है ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस में, है ना, और जिसमें भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना की तरफ से Cu-30 MKI और 2 C-17 विमान भाग लेंगे, और ये 24 अप्रैल से लेकर 4 मई तक चलने वाला वायु अभ्यास है। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है, जो वायु बेस्ड है, एयर बेस है, जो इसमें इसे हम यूरोप की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, यानी यूरोप में होने वाली जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है उसमें जो ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस में एक्सरसाइज होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है, और इसमें फ्रांस, इटली जैसे देश भी भाग ले रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्रांस, USA, इटली, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन जैसे भी जो देश हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। देखिए, कर्नाटक राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, और कहाँ पर मिला है, तो छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया है। जो कर्नाटक के कृषि विभाग के सचिव हैं शिवा योगी कालासद, उनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अच्छा, जो कर्नाटक गवर्नमेंट है वो प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए एक पोर्टल जिसका नाम है संरक्षण, इसका उपयोग करती है, जो स्पेशली राज्य के द्वारा विकसित किया गया है और राज्य के द्वारा डिजाइन किया गया है, और इसमें हेल्प ली गई है, इसमें सहयोग लिया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का, यानी कि जो NIC है उसकी हेल्प से ही इस पोर्टल को बनाया गया है, और इसी के माध्यम से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित किया गया है कर्नाटक में। इस सेशन में इतना ही साथियों। जैसा कि आप सबको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, काफ़ी दिनों से गले में खराश सी है, तो आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ पा रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो सेशन है उसको हम डेली बेसिस पे करते हैं, और जो भी मटेरियल है उसको हम टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर देते हैं PDF के फॉर्म में। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, तो आप नॉलेज के लिए भी हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। आपने बहुत सारा साथ दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मेहनत करने की हिम्मत आती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। कल फिर मुलाकात होगी, 23 तारीख के करंट अफेयर को लेकर मैं मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।